और 42 सीट्स हैं। बीजेपी की बात करें, पूरी जान फूंक दी है, प्रधानमंत्री आ चुके हैं 1 हफ्ते में 3 बार करीब, और आपने भी पूरी जान लगा दी है। बीजेपी की तरफ से तो टारगेट 25 है फिलहाल। मुझे तो लगा था बीजेपी का टारगेट 35 है। कुछ दिनों पहले जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ आए थे तो उन्होंने 25 का टारगेट रखा था। तो चुनाव जैसे ही घोषित हुआ उनका टारगेट 25 हो गया। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, ऐसे टारगेट तो नहीं दे सकता हूँ, पर बीजेपी जब भी अपना टारगेट रखा है उसका आधा बीजेपी को मिला है, आधे से भी कम मिला है। 200 का टारगेट रखा था इन्होंने 21 में, और नतीजे क्या आए ये आपके सामने हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने टारगेट रखा है 25। वो उनका ठीक है, कार्यकर्ता को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए वो टारगेट रखना बनता भी है, और हर पार्टी करता है। और जहाँ तक जान लगाने वाली बात है, सब जो लड़ाई लड़ते हैं वो जीतने के लिए लड़ते हैं। मुद्दों की बात करें तो एक बड़ा नाम संदेश खाली, प्रधानमंत्री पहली बार आए तब भी नाम लिया, और जितनी भी सभाएं हुई, चाहे जो भी नेता हो, जरूर इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। सवाल ये उठाते हैं कि जो प्रमुख आरोपी था उसको कहीं ना कहीं शील्ड किया गया, उसको संरक्षण दिया गया, और तुष्टीकरण की बात एक वर्ग विशेष को लेकर के, उनका एलिगेशन क्या है? जमीन अधिग्रहण से लेकर के कुछ महिलाओं ने यौन शोषण तक के आरोप लगाए, ये मुद्दा है। तो लेकिन दो एलिगेशन है, एक है जमीन हड़पना, एक है महिलाओं का शोषण। ये 2 एलिगेशन आप लगा रहे हो। किसके खिलाफ आपने लगाया? 3 आदमियों के खिलाफ। एक है शिबो प्रसाद हजरा, एक है उत्तम सरदार, तीसरा है शेख शाहजहां। अब शेख शाहजहां का गिरफ्तारी में अगर हाईकोर्ट रोक लगा देगी तो आप कैसे उनको गिरफ्तार करोगे भाई? जरा मुझे बताइए। हाईकोर्ट का ऑर्डर है मेरा फोन पे, मैं आपको दिखा दूंगा, जहां पे हाईकोर्ट ने साफ साफ लिखा है कि द वेस्ट बंगाल पुलिस इज स्टॉप्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग विद द इन्वेस्टिगेशन। इफ समवन इज नॉट अलाउड टू प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन, हाउ इज ही और शी सपोज टू मेक इनरोड्स एंड अरेस्ट समवन? आप मान लिया आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और यहां पे कोई मुझे बोल दिया भाई आपको इंटरव्यू देना है लेकिन आप मुंह नहीं खोल सकते, तो भाई मैं आपका इंटरव्यू कैसे दूंगा? आप इन्वेस्टिगेशन अगर स्टे कर दोगे तो आप गिरफ्तार कैसे करोगे? जिस दिन हाईकोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया उसका 48 घंटे के अंदर शेख शाहजहां अरेस्ट हुआ। कौन किया? बीजेपी का, मोदी जी का ईडी सीबीआई नहीं किया, पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तारी किया। अगला मुद्दा जो जिस पर सवाल उठते हैं ज्यादा, भ्रष्टाचार का, कहीं ना कहीं इसको लेकर के बड़े हमले होते हैं तृणमूल कांग्रेस के ऊपर। कुछ तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में हमारे न्यूज़ 18 इंडिया के कार्यक्रम में भी आए थे, राइजिंग भारत, उसमें भी ये चर्चा की कि मंत्री के घर से करोड़ों करोड़ रुपए निकलते हैं। प्रधानमंत्री ने ये साफ साफ कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये वो 2014 के पहले से, चुनाव जीतने के पहले से वो बोलते हुए आ रहे हैं। आप मुझे बताइए, तृणमूल का कोई नेता या मंत्री का घर से 50 करोड़ रुपया मिला है, कोई दिक्कत नहीं, उसको फांसी पे लटकाओ। पर जो लोग टीवी में पैसे लेते हुए पकड़े गए स्टिंग ऑपरेशंस में, आप उनको पास में बिठा के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? हिमंतो बिश्व शर्मा, जिसके खिलाफ सुदीप्तो सेन ने सीएमएम को चिट्ठी लिखा है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को, कि इसको पैसा दिया हूं, ये मेरे से पैसा लिया है, उसको आप मुख्यमंत्री बनाए हो। आप ऐसे लड़ोगे जंग भ्रष्टाचार के खिलाफ? सीए को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये तो नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता ली नहीं जाएगी, फिर इस पर एतराज क्यों? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी जो देश का गृह मंत्री है अमित शाह, वो 2019 के चुनाव के पहले, तब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस टाइम पे बंगाल में आके उन्होंने कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीए आएगा फिर एनआरसी आएगा, और उसके बाद एनआरसी आया भी। असम में आपने देखा होगा 19 लाख लोगों का नाम आया, उसमें से 12 लाख हिंदू बंगालियों का नाम आया और बाकी मुसलमान भाइयों का नाम आया। तो सीए से दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप सीए और एनआरसी को मिला रहे हो। आप गृह मंत्री के नाते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, एक बैठक से घोषणा करो कि भाई सीए होगा, एनआरसी नहीं होगा। मैं सीए को सपोर्ट करूंगा, आई विल सपोर्ट सीए, बट आप क्लैरिफाई कर दो। आप सीए करोगे उसके बाद एनआरसी करोगे, दिक्कत वहां है। तो सीए का नाम पे दोगे और एनआरसी का नाम पे लोगे,
when you are seeing CAA with the backdrop of NRC and combining the two, it is becoming an obnoxious lethal combination. दिक्कत वहां हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, हम लोग कह रहे हैं कि CAA नागरिकता लेने की आईन है, लॉ है, क्योंकि आप NRC करोगे, NRC नागरिकता लेती है। एक सवाल गठबंधन को लेकर के, ममता बनर्जी ही अगुवा रही, सबसे पहले उसकी शुरुआत की, सबको एकजुट किया, आप खुद भी कई मीटिंग्स में शामिल हुए, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब एकला चलो की नीति पर ही आप चल रहे हैं, कहाँ बात बिगड़ी? क्या नहीं, वो जब हमारा बैठक शुरू हुआ, जून के महीने से शुरू हुआ, पहला बैठक पटना में हुआ और उसके बाद 2-4 बैठकें हुई, तो हम लोग ने हर बार यही कहा, और ये कोई छुपी हुई नहीं है, वहाँ पे 50 लोग रहते थे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता था। हम लोग ने बार बार कहा है कि सीट शेयरिंग वाला जो फॉर्मूला है वो हम लोग को पहले तय करना चाहिए। आप मानिए कहीं पे अगर आपका दिक्कत है, जैसे कांग्रेस का आर्ग्यूमेंट ये था कि हमारा तो दिल्ली में दिक्कत है, आपके साथ लड़ाई है, पंजाब में आपके साथ लड़ाई है, केरल में लेफ्ट के साथ लड़ाई है, तेलंगाना में केसीआर के साथ लड़ाई है, बंगाल में तृणमूल के साथ लड़ाई है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सब मिला के 150 सीट ही होता है, आप ये 150 सीट किनारे रखिए, एक बार उसको साइड में रख के आप बाकी 400 सीट में तय कर लीजिए। उन्होंने वो भी नहीं किया। उनको शायद ये लग रहा था कि जो विधानसभा के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, उनके नतीजे जब आएंगे तो वो 3-4 राज्यों में जीत हासिल करेंगे और उसके बाद उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा। तो जहां उनको 2 सीट मिलनी है वो 10 मांगेंगे, जहां 5 मिलनी है वहाँ 20 मांगेंगे, जहां 20 मिलनी है वहाँ 50 मांगेंगे। तो इसी चक्कर में वो रह गए। हमने ये भी कह दिया कि आप 31 तक समय ले लो, 31 दिसंबर 2023 तक, इसके पहले अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अलग हम लोग लड़ेंगे और समय हम लोग बर्बाद नहीं कर सकते। टाइम इज ऑफ एसेंस, और टाइम निकल जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। क्या ये शिकायत खास तौर पर राहुल गांधी से है? उनसे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और ये टिप्पणी करना ठीक भी नहीं है। मैं कांग्रेस लीडरशिप को कहूंगा, मैं तो मिला, उनसे बात किया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट सबको पता है मैं किससे मिला, किससे बात किया। So leave it at that. एक और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी, वो काफी कुछ कह रहे थे और संभवतः यही कारण है कि सबसे मजबूत दावेदार आपने उन्हीं के खिलाफ खड़ा कर दिया है। क्रिकेटर मजबूत दावेदार की कोई बात नहीं है। हम जो जहां भी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैंने पहले भी आपको कहा कि वो सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं और पूरी ताकत, शक्ति, संसाधन, बुद्धि सब लगा के लड़ रहे हैं। एक ट्वीट आपका इस विषय में मुझे याद आ रहा है कि आपने ये कह सकते हैं कि ऐसा कुछ तंज किया था कि सीटें ज़्यादा मांग रहे हैं बंगाल में और अपने मेघालय वगैरह में हमारे जो है वोट शेयर कहीं ज़्यादा कांग्रेस से है। तो एक तरफ ये नहीं, मैं वो फॉर्मूला का बात किया था कि आप अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, कोई कहेगा भाई मेरा वोट परसेंट के हिसाब से दो, या मेरा विधानसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से दो, या लोकसभा में जो है उसके हिसाब से दो, या मेरा जो वोट शेयर है स्टेट वाइज मैक्रो लेवल पे उसके ऊपर दो। तो कांग्रेस का अगर आप देखें तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, इनका विधायक है नहीं। अगर आप एमपी के हिसाब से देखें 2 एमपी है, अगर आप वोट शेयर के हिसाब से देखें तो 3% है। तो आप 3% पे अगर 4% वोट पे 10 एमपी सीट मांगते हो या 6 एमपी सीट मांगते हो, तब तृणमूल का 15% वोट मेघालय में है, तो दोनों सीट मांगना चाहिए। मैं उस आधार पे कहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए। नमस्ते।